हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं प्राचीन इतिहास से, जो कि हमारा टॉपिक है दक्षिण भारत के राजवंश एवं संगम युग। तो इस टॉपिक से संबंधित हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वह काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। तो जो कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे दिया है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है। तो जो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था वह था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारत का चोल वंश था। कौन सा? चोल वंश था, जो कि अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हमारा है, मामल्लपुरम में रथ स्मारकों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। तो पल्लव वंश के। जो रथ स्मारक था उसका जो निर्माण था वह पल्लव वंश के शासकों ने करवाया था। अगला प्रश्न है हमारा, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। तो जो महाबलीपुरम था उसमें जो रथ मंदिर थे उसका निर्माण नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। किसने? नरसिंहवर्मन प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, पांड्य राज्य किस वस्तु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो कहेंगे मोतियों के लिए। मोतियों के उत्पादन के लिए जो पांड्य राज्य था, कौन सा राज्य? पांड्य राज्य, वह मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न हमारा, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति किस आकार की थी। तो वह चतुर्भुज थी। क्या थी? जो चोल काल में नटराज की कांस्य प्रतिमा थी, जो उसकी देवाकृति थी, उसकी आकार चतुर्भुज थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे टॉपिक है कुछ पॉइंट। दक्षिण भारत में चोल काल के स्थापत्य में विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता था। तो जो दक्षिण भारत था उसमें जो चोल काल के स्थापत्य थे पुराने, तो उसमें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा जो थी वह नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति को माना जाता था। अगला है हमारा, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है। तो कहेंगे ऐहोल के उत्कर्णीय लेख में। किसमें? ऐहोल के उत्कर्णीय लेख में कवि कालिदास के नाम का उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न हमारा है, चोलों का राज्य किन क्षेत्रों में विस्तृत था। तो कहेंगे कोरोमंडल तट एवं दक्कन के कुछ भाग में। इन दो क्षेत्रों में चोलों का राज्य विस्तृत था। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, किस राजवंश के शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो वह चोल वंश के शासक थे, जो कि अपने शासन काल में ही वह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया करते थे। चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया था। तो मलिक काफूर ने। किसने? मलिक काफूर ने ही चोल साम्राज्य को समाप्त किया था। अगला प्रश्न हमारा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये आप सबको पता ही होगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरै में स्थित है। कहाँ पे? मदुरै में। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से आलेख किन शिलालेखों में हैं। तो जो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन थे वह उत्तर मेरूर, किसके? उत्तर मेरूर आलेख शिलालेखों में से हैं। किसके कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। तो वो कुलोत्तुंग प्रथम के कार्यकाल में चीन में 72 व्यापारी भेजे गए थे। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक कौन था। तो कहेंगे राजेंद्र प्रथम, जो कि नौसैनिक शक्ति के विस्तार से वह चोल झील का स्वरूप प्रदान करने वाला शासक था। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य में किस दक्षिणी राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है। तो जो संगम साहित्य था उसमें कदम्ब, किसका? कदम्ब राजवंश का उल्लेख नहीं मिलता है।
धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में रचित है? तो जो धार्मिक कविताओं का संकलन था कुरल, क्या था? कुरल, वह तमिल भाषा में रचित है। किसमें? तमिल भाषा में। अगला प्रश्न हमारा है, कदम्ब राजाओं की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो वह बनवासी थी। बनवासी में कदम्ब राजाओं की राजधानी हुआ करती थी। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? तो जो संगम काल था उसमें जो रोमन व्यापार का केंद्र था वह था अरिकमेडु। क्या था? अरिकमेडु रोमन का व्यापार केंद्र था। तमिल रामायणम अथवा रामावतारम का लेखक कौन था? तो कहेंगे वह कंगबन था। अगला प्रश्न हमारा, श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता किस चोल राजा ने प्रदान की और सिंहल के राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था? तो कहेंगे वह थे कुलोत्तुंग प्रथम, जिन्होंने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी। उसके बाद उन्होंने सिंघल के साथ अपनी राजकुमारी की विवाह भी कर दिया था। चोल दक्षिण भारत में उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए जाने जाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है दोस्तों, दक्षिणी भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो कहेंगे जो दक्षिणी भारत में तक्कोलम का युद्ध हुआ था वह चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न हमारा, वह बंदरगाह जिसका उल्लेख पोर्डू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक ने किया है? तो वह है कारिकामेडु। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, संगम साहित्य में वर्णित कन्नगी या कन्नड़ी कौन है? तो कहेंगे तमिल महाकाव्य मणिमेखलय की नायिका है, जो कि संगम साहित्य में वर्णित है। चेर राजाओं में सबसे प्रसिद्ध सेनगुट्टवन था। उसके बाद जो नेदुन जेलर का पुत्र था। ठीक है। इसके शासन में विशेष घटना पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा प्रारंभ हुई, जिसमें आदर्श और पवित्र पत्नी की पूजा की जाती थी, मतलब उनकी मूर्ति की पूजा की जाती थी। अगला हमारा, संगम युग का कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित था? तो वह मणिमेखलय। क्या था? मणिमेखलय वह बौद्ध धर्म से संबंधित था। दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने 26 ईसा पूर्व में रोम में एक दूत भेजा था? तो वह पांड था। कौन था? पांड वंश के राजा ने रोम में एक दूत भेजे थे। अगला प्रश्न हमारा है, तोल्काप्पियम ग्रंथ किससे संबंधित है? तो वह तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। यह ग्रंथ किससे है? तमिल व्याकरण और काव्य से संबंधित है। तोल्काप्पियम संगम तमिल का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। अगला प्रश्न हमारा देखेंगे, किस नदी को पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है? तो वेंगी नदी। कौन है? वेंगी नदी जो है वह पांड्य राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कौन है? तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पंपा, पोन्ना एवं रन्ना। ये तीन क्या हैं? ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ये हमारा प्रश्न है, संगम काल के चोल शासकों में सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो करिकाल था। कौन था? करिकाल संगम काल का सबसे प्रतापी शासक माना जाता था। अगला प्रश्न हमारा है, महाभारत के सर्वप्रथम तमिल अनुवादक कौन थे? तो जो महाभारत था उसका सर्वप्रथम जो तमिल में अनुवाद किए थे वह थे पेरुंदेव नार। अगला हमारा प्रश्न देखेंगे, दक्षिण भारतीय प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल के लेखक कौन थे? तो वह थे तिरुवल्लुवर जो थे वह कुरल के लेखक माने जाते थे। संगम युगीन चोल शासकों का धर्म क्या था? तो वह उनका धर्म शैव धर्म मानते थे। संगम युग के शास्त्रीय ग्रंथों का रचनाकाल क्या है? तो
100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक संगम युग का शास्त्रीय काल या शास्त्रीय ग्रंथों का काल माना जाता है। संगम ग्रंथों में उल्लिखित मुरुगन किस देवता से साम्य रखते हैं? तो वह स्कंद। उनका अन्य नाम है कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्य। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा देखेंगे। प्राचीन तमिल देश में उपजाऊ कृषि भूभाग को क्या कहा जाता था? तो मरुदम कहा जाता था। जो प्राचीन काल में जो तमिल देश के लोग थे वह उपजाऊ कृषि को मरुदम नाम से पुकारते थे या जानते थे। अगला प्रश्न हमारा है। संगम युग में चोल राज्य की राजधानी उरैयूर में पुहार स्थानांतरित करने का श्रेय किसे जाता है? तो करिकाल को। तो संगम युग में क्या चोल राज्य की राजधानी क्या थी? उरैयर। ठीक है, चोल राज्य की राजधानी उरैयूर को माना जाता था। संगम काल में सर्वाधिक प्रचलित व्यवसाय क्या था? तो वस्त्र उद्योग था। संगम काल में वस्त्रों का उद्योग हुआ करता था। तमिल साहित्य में यूनानी रोमन व्यापारियों को क्या कहा गया है? तो यवन। क्या कहा गया है? यूनानी एवं रोमन व्यापारियों को यवन कहा जाता था। संगम युग में उरैयूर कपास का सूती वस्त्र के व्यापार के लिए विख्यात था। क्या था? कपास या सूती वस्त्र के लिए जो उरैयूर राजधानी थी वह सबसे विख्यात थी। किस संगम युगीन शासक द्वारा पत्नीपालय के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की गई थी? तो करिकाल को रुद्र कन्नार की 16 लाख मुद्राएं प्रदान की गई थी। वह संगमकालीन तमिल साहित्य जिसमें भक्त प्रहलाद का वर्णन प्राप्त होता है तो वह है परिपाद। ठीक है, जिसमें किसका वर्णन प्राप्त है? तो कहेंगे भक्त प्रहलाद का। अगला प्रश्न जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। किस पांड्य शासक ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी? तो वो नेडियोन थे। नेडियोन ने समुद्र पूजा आरंभ करवाई थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।